अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये जो हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे सेट वन का, उसका 5वां एमसीक्यूज़ अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सोचा कि जो है पाँच एमसीक्यूज़ की वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे और जो है आप लोगों को आसानी से समझ भी आता रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 5वां एमसीक्यूज़ है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इम्प्लाइंग द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज। अब इम्प्लाई का मतलब होता है इशारा करना, हिंट देना, किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करना। तो वो कह रहा है कि काज वजह की ट्रांजिशनल डिवाइस। अब ट्रांजिशनल डिवाइस वो होती है जो कि दो आइडियाज़ को मिलाती है, यानी आइडियाज़ का आपस में एक दूसरे के मुशाबा होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका जो पहला सेंटेंस पढ़ा है कि सिंस इट वाज रेनिंग वी स्टेड होम। अब देखो हम घर पर ही रुक गए क्योंकि बारिश हो रही थी। अब ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, जो है ना आइडियली तौर पे, या आप कह लें कि अपने मीनिंग्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या है, ये ऐसे भी हो सकता था कि वी स्टेड होम सिंस इट वाज रेनिंग। तो यहाँ पे जो सिंस है ये ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ काज है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहा जाए कि यहाँ पे ये भी हो सकता था वी स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो यहाँ पे देखो बिकॉज भी ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ काज हो जाती। अब ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ काज मैंने आपको बताया दो आइडियाज़, और वो आइडियाज़ आपस में जो है मीनिंग से हिसाब से भी जुड़े होने चाहिए। ये ना हो कि एक सेंटेंस में और बात हो रही हो और दूसरे में बिल्कुल और बात, यानी दोनों के दरमियान 180 डिग्री का जो है ना अपोजिशन हो। यानी एक अगर राइट जा रहा है एक आइडिया तो दूसरा लेफ़्ट की तरफ नहीं, बल्कि ट्रांजिशनल डिवाइस वहाँ पे यूज़ होती है कि दोनों आइडियाज़ आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, और एक आइडिया को दूसरे आइडिया में शिफ्ट करने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करते हैं। ट्रांजिशनल ट्रांसफॉर्म से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंस इट वाज रेनिंग वी स्टेड होम। तो इसमें ये जो आपकी ट्रांजिशनल डिवाइस है वो सिंस है। उसके बाद नंबर 6 है when he made insolent remarks toward his classmate, the teacher took him to task. Antonym of the word insolent is, तो insolent का मतलब होता है insulting, contemptuous, abusive, गाली गलोच या नफ़रत अंगेज़ जो है गुस्ताखाना रिमार्क्स या बातें जब आप किसी को कहते हैं तो उसे कहते हैं इंसोलेंट रिमार्क्स। तो यहाँ पे आप देखना आपने जो है सिनोनिम आपने इंसोलेंट का नहीं बताना, बल्कि आप लोगों ने एंटोनिम बताना है। तो डिसरिस्पेक्टफुल भी इसका जो है सिनोनिम है, इररिवियरेंस भी सिनोनिम है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो रिस्पेक्टफुल है वो इसका एंटोनिम है। तो आप इंसोलेंट का जो है एंटोनिम बताएंगे और वो एंटोनिम है रिस्पेक्टफुल। नंबर 7 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब यहाँ पे मैंने आपको अब एक बात समझ लें कि जो क्लॉज होती है वो उसमें क्या होता है, आप जो है ना अपने स्क्रीन के राइट हैंड पे देखें, अ क्लॉज हैज़ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। पहला इसका पॉइंट, पहला इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या है, इट इज़ ऑलवेज अ कंप्लीट आइडिया। और तीसरा क्या है, इट कैन स्टैंड अलोन। यानी क्लॉज वो होती है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है, कंप्लीट आइडिया होता है, और वो अकेली स्टैंड कर सकती है, अकेली एग्जिस्ट कर सकती है। तो एडजेक्टिव साल लग गया। तो एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी वर्ड जो आपके नाउन को, आपके एडवर्ब को, आपके जो है ना एडजेक्टिव को इवन के मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा होता है। और यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास का मतलब है ये एक पूरा सेंटेंस होता है जो कि दूसरे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसके बारे में मज़ीद कुछ बता रहा होता है। तो पहला ए ऑप्शन है, ही वियर्स अ टैटर्ड कॉट। तो इसमें जो है ना ये मुकम्मल एक सेंटेंस है, इसमें कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। वी रीच्ड वेयर टू रिवर्स मीट, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं लेकिन वी रीच्ड सब्जेक्ट वर्ब है, वेयर टू रिवर्स मीट, तो ये दोनों क्या हैं आपके जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, वेयर टू रिवर्स मीट। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। तीसरा देखें, दे बॉट अ हाउस दैट नीड्स रिनोवेशन। अब देखें, दे बॉट अ हाउस, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन मज़ीद उसे एक्सप्लेन कर रहा है, दैट नीड्स, ऐसा घर उन्होंने ख़रीदा जिसको मज़ीद जो है रिपेयरिंग की, मज़ीद उस पर काम करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका जो दैट नीड्स रिनोवेशन,
ये जो एक छोटा सा क्लॉज है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 8 MCQs है, उसमें वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऊपर मैंने इसका पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसी को आप पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ऑब्जेक्ट। तो पहला है उसमें हैवी फॉग हंग ओवर द वैली। तो हंग आपका इर्रेगुलर वर्ब है, हैंग हंग सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो क्या है, हैवी फॉग हंग ओवर द वैली। पहला ऑप्शन इसका ठीक है, लेकिन मैं दूसरे ऑप्शन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी ऑप्शन देखें, दे कट द ट्रीज़ फॉर फ्यूल एवरी डे। अब यहाँ पे अगर एवरी डे ना होता तो फिर हम यहाँ पे इसको भी जो है पास्ट इंडेफिनिट तस्वुर कर सकते थे, लेकिन एवरी डे बता रहा है कि ये रोज़मर्रा की रूटीन है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया है सेंटेंस। और आपका जो कट वर्ब है वो भी इरेगुलर है। टी वॉज बींग प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड क्या है, रेगुलर वर्ब है, और ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है। नंबर डी ऑप्शन है, आई वुड लाइक टू गो नाउ। तो गो वेंट गॉन आपका इरेगुलर वर्ब है, लेकिन उसमें जो है आई वुड लाइक टू पड़ा है, तो ये आपका क्या है, जो है टू गो है, तो ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो गया है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट कौन सा हुआ, हैवी फॉग हंग ओवर द वैली, कि जो फॉग थी, जो धुंध थी, वो वादी के ऊपर जो है खड़ी थी। नंबर 9 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ING फॉर्म वाला जो आपका वर्ब होता है, और वो यूज़ भी जो है किसी नाउन के साथ हो, यानी ING फॉर्म जैसे देखें ना, बी पार्ट आपका जो ठीक ऑप्शन है, ही सा अ फ्लाइंग हॉर्स। अब देखें तो मेन वर्ब क्या है, सा, उसने देखा, अ फ्लाइंग हॉर्स। अब फ्लाइंग यहाँ पे अगर अकेला पड़ा होता तो हम जेरंड इसे तस्वुर करते। जैसे ऑप्शन ए में देखें तो रीडिंग टायर्ड हिम, रीडिंग अकेला पड़ा है तो वो भी जेरंड है। नंबर सी में भी वार्निंग अकेला पड़ा है तो वो जेरंड है। नंबर डी में भी देखें तो सेविंग यहाँ पे अकेला पड़ा है तो जेरंड है। लेकिन जब ING फॉर्म किसी नाउन के साथ आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और साथ ही साथ क्या है, ये एग्जैक्ट अगर जो है ना मेन वर्ब के तौर पर भी ING वाली फॉर्म यूज़ हो रही है तो उसे भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ही सा अ फ्लाइंग हॉर्स। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। और जेरंड क्या होता है, जेरंड जब ऐसा ING वाली वर्ब की फॉर्म लेकिन वो अकेली और नाउन या जो है ना ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रही हो, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रही हो, तो क्या होती है, जेरंड होता है। जैसे ए ऑप्शन में देखें, रीडिंग टायर्ड हिम, तो रीडिंग सब्जेक्ट की नाउन की जगह पे पड़ा है। और डी ऑप्शन में देखें तो प्लान फॉर सम सेविंग, तो ये सेविंग जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे पड़ा है, तो क्या है, ये आपका जेरंड है। नंबर 10 MCQ देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैरीज एन एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, विच इंटेंसिफाइज, एम्फसाइजेज और स्ट्रेसेस अनदर नाउन या प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन पर जोर देता है, और साथ ही साथ ये बिल्कुल आपके सब्जेक्ट के साथ ही आ रहा होता है, सब्जेक्ट के साथ या आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ आ रहा होता है, तो उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो पहला ऑप्शन देखें, ही हिमसेल्फ सबमिटेड हिज असाइनमेंट, उसने खुद अपनी असाइनमेंट सबमिट कराई, ना कि किसी और ने कराई। तो उसने देखें तो हिमसेल्फ यहाँ पे ही पर स्ट्रेस दे रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। और दूसरे ऐसा जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन पड़े हैं, ईच है, नीदर है, नो वन है।